आज हमारा टॉपिक बुद्ध काल में राज्य और समाज, यानी कि बुद्ध काल में राज्य और समाज। इसको डिस्कस करते हैं हम लोग जो है। देखिए, अगर हम जो है बुद्ध काल में राज्य और समाज की बात करते हैं, अब यहां पर देखिए हम पहले थोड़ा सा भौतिक जीवन पे इनके विचार करते हैं। अब पुरातात्विक आधार पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी उत्तर काला पालिसदार मर्दभाग, इसको कहेंगे हम जो है NBPW, यानी NBPW। NBPW ये मतलब समझिए आप जो है, इसका मतलब है उत्तरी काला पालिशदार मर्दभाग। अब इसकी अवस्था का जो आरंभ काल है, यह है मर्दभांड बहुत ही चिकना और चमकीला होता है। मतलब समझिए जो है पुरातत्व के आधार पर ईसा पूर्व की 6ठी सदी उत्तर काला पालिशदार मर्दभांड NBPW अवस्था का आरंभ काल है। यह मर्दभांड बहुत ही चिकना और चमकीला होता था। इसी मर्दभांड के साथ आमतौर से लोहे के उपकरण भी पाए गए हैं। अब देखिए मतलब जो है इस अवस्था में धातु मुद्रा का प्रचलन भी आरंभ होता है। मतलब इससे पहले धातु मुद्रा का जो प्रचलन नहीं था, तो इसी समय ये सब शुरू होते हैं। यहीं पर देखिए मतलब जो है पक्की ईंट, पक्की कुएं का प्रयोग इसी अवस्था के मध्य में अर्थात ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में शुरू होता है। यानी देखिए पक्की ईंट की बात करते हैं या पक्के कुओं की बात करते हैं, ये प्रयोग जो है हमारा इसी अवस्था या फिर ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में शुरू होता है। वहीं पर देखिए NBPW यानी कि उत्तर काला पालिशदार मर्दभांड अवस्था में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण का प्रारंभ या शुरुआत हुई है। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रथम नगरीकरण की बात है, प्रथम नगरीकरण हमारा IBC या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है, और द्वितीय जो है हमारा ये जो इस समय स्टार्ट होता है, इसको द्वितीय नगरीकरण भी कहा गया है। अब यहां पर देखिए 1500 BC के आसपास हड़प्पा नगरों के अंतिम रूप से विलुप्त होने के बाद करीब 1000 वर्षों तक भारत में कोई शहर नहीं पाया जाता है। वहीं पर देखिए जो है अगर हम बात करते हैं जो है फिर इसी के प्रथम दर्शन ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के आसपास मध्य गंगा के मैदान में होते हैं, यानी पाए जाते हैं। वहीं पर देखिए अनेक नगरों का शासन के मुख्यालय थे, पर उनका मूल प्रयोजन जो भी रहा हो, इसमें देखिए वो अंततः वे बाजार बन गए और वहां पर शिल्पी और बनिक आकर बसते चले गए हैं। अब वहीं पर देखिए इसी काल में सभी प्रमुख नगर नदी के किनारे व्यापार मार्गों पर बसे हुए थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला। वैदिक ग्रंथों में आए शब्द जो है देखिए इनका एक तो है निष्क और दूसरा है शतमान, यानी निष्क और शतमान, निष्क व शतमान। अब इनसे जो है शब्द मुद्रा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन प्राप्त सिक्कों ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी से पहले के नहीं है। वहीं पर देखिए संभव है कि लिखने के कला अशोक के करीब 2 शतक पहले शुरू हुई हो। इससे भी व्यापारिक लेखा जोखा रखना आसान हुआ हो। किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में राजवंश के रूप में चुकाते थे या राजा को देते थे। इस काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में
पैदा होने वाला मुख्य अनाज चावल था। मध्य गंगा घाटी के में वर्षों उपरांत या वर्षा पोषित जंगलों से भरे कड़ी मिट्टी वाले प्रदेश की सफाई तथा इसे खेती और बस्ती के योग्य बनाने में लोहे का महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, जिस समय देखें लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था, उससे पहले बड़े जंगलों को और मतलब जो है इसे साफ करना आसान नहीं था, बड़े बड़े पेड़ों काटना आसान नहीं था। लोहे का जो आविष्कार होने से एक क्रांति आ गई, इससे जंगल साफ करना शुरू हो गया, खेती का विस्तार बढ़ गया, खेती का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने तो सरप्लस की खेती होना शुरू हो गया। जैसे एक सरप्लस की खेती शुरू हुई है, वहीं पर देखिए हमारा एक व्यापार को भी बढ़ावा मिला। पहले व्यापार का जो प्रारंभिक रूप था वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब जो है वस्तु के बदले वस्तु है। अब देखिए यहां पर जो है प्रशासन पद्धति थी इसके टाइम में जो है। अब प्रशासन पद्धति की बात करते हैं। प्रशासन पद्धति, अब यूं तो देखिए आप जो है प्रशासन पद्धति की हम बात करते देखिए है, इस काल में हम बहुत से राज्य पाते हैं, पर उनमें केवल कौशल और मगध शक्तिशाली राज्य हुए। दोनों अक्षत्रिय वर्ण के अनुवंशिक राजाओं द्वारा शासित थे। राजा मुख्यतः युद्ध का नेता होता था, जो अपने राज्यों को युद्ध में विजय दिलाता था। और जान पड़ता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मण पुरोहित वर्ग से चुने जाते थे। सामान्यतः वे राजा के अपने कुल के लोगों में से नहीं लिए जाते थे। अब यहीं पर देखिए बात हम करते हैं गांव का जो प्रशासन है। गांव का प्रशासन गांव के मुखिया के हाथों में रहता था। वह अपने इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता था। राज्य की शक्ति की में वास्तविक वृद्धि का संकेत उसकी विशाल अस्थायी सेना से मिलता है। इस सेना का भरण पोषण राज्य कोष से करना होता था। वहीं पर देखिए पूर्व की सभा और समिति उत्तर वैदिक काल के साथ ही लुप्त हो गई थी। उनकी जगह परिषद नाम की एक छोटी सी समिति बनी, जिसमें केवल ब्राह्मण ही रहते थे। अब देखिए यहां पर गणतांत्रिक प्रयोग, अब यहां पर गणतांत्रिक प्रयोग है। अब गणतांत्रिक प्रयोग का मतलब समझिए जो है गणतांत्रिक प्रयोग। गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में से थी या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र में थी। सिंधु घाटी के गणराज्य वैदिक कबीलों के अवशेष रहे होंगे। हालांकि कुछ गणराज्य राजतंत्रों की जगह भी विकसित हुए होंगे। अब बुद्ध के युग में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनका शासन वंशानुगत राजा नहीं करते थे, और बल्कि जनसभाओं के प्रति उत्तरदायित्व लोग करते थे। वहीं पर देखिए राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदारी एकमात्र राजा का होता था, और जबकि गणतंत्र का में इसका दावेदारी गण और गोत्र के हर अल्पधिपति होता था, जो राजन कहलाता था। गणराज्य और राजतंत्र में मुख्य अंतर यह था कि गणतंत्र में या गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, और न ही न कि कोई व्यक्ति, जबकि राजतंत्र में यह काम एक व्यक्ति करता था। मतलब समझिए गणराज्य और राजतंत्र में मुख्य अंतर क्या था। गणतंत्र का जो संचालन जो है अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, न कि एक कोई व्यक्ति। वहीं पर जो है राजतंत्र की बात करते हैं, राजतंत्र में देखिए केवल एक व्यक्ति ही वहां पर जो है काम करता था या पूरे शासन व्यवस्था रखता था। अब देखिए जो है सामाजिक वर्गीकरण का जो है और विधान की बात करते हैं। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में होता है, यानी कि भारत में विधि और न्याय व्यवस्था इसी काल की ही
देन माने जाते हैं। पहले कबीलाई कानून चलते थे जिसमें वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं था, लेकिन इसी काल में आकर कबायली समुदाय स्पष्टतः 4 वर्गों या 4 वर्णों में बट गए। 4 वर्ण कौन कौन से थे वो देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मशास्त्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। वर्ण भेद के आधार पर ही एक ही व्यवहार विधि या सिविल लॉ और दंड विधि यानी क्रिमिनल लॉ तय होती है। जो वर्ण जितना ऊंचा होता था वह उतना ही पवित्र माना गया है और व्यवहार और दंड विधान में उससे उतनी ही उच्च कोटि की नैतिकता या नैतिक आचरण की अपेक्षा की गई है। शूद्रों पर भी सभी प्रकार के अपात्र लाभ दिए गए थे। इसी विषय में जैन और बौद्ध संप्रदाय में भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी। हालांकि उनके नए धार्मिक संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई, लेकिन उनका सामान्य स्थान नीचे का नीचे ही रह गया। अब देखिए मतलब है, अगर हम शूद्र की बात है उनके में कोई परिवर्तन नहीं था। दीवानी और फौजदारी मामलों में राजा के प्रतिनिधि देखते थे जो झटपट कठोर दंड दे देते थे, जैसे कोड़े लगाना, सिर काट लेना, जीभ कटर खींच लेना आदि होते थे। बहुधा फौजदारी मामले में जैसा को तैसा दंड दिया जाता था। अब देखिए जो है ये हमें आपसे डिस्कस किया आपके साथ जो है जो हमारा जो है बुद्ध काल में राज्य और समाज। देखिए इसमें इतना ही है। नेक्स्ट